सो हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम एवरीबॉडी। मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं विजय सूत्रा पे। गाइज, पिछले 2 दिनों में जो भी इम्पोर्टेंट गतिविधियां हुई हैं भारत और इंटरनेशनल लेवल पे, उन सारी गतिविधियों पे, करंट अफेयर्स पे जो भी सवाल बन सकते हैं आपके परीक्षाओं के अंदर, उसको हमने यहाँ पे क्रिएट किया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी क्रिएट किए हैं ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस हो सके। इसीलिए ये पीडीएफ आपको बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि जितने मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस डाले हुए हैं उससे अधिक हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को। बट आपको भी उसके अंदर क्या करना है, इवन यू हैव टू सॉल्व इट, क्योंकि जब आप उसे सॉल्व करोगे तभी जाके आपको भी पता चलेगा कि आप जो करंट अफेयर्स से अवगत हो अभी तक, क्या वो एग्जाम के अंदर एप्लीकेबल है, कि क्या एग्जाम जिस हिसाब का करंट अफेयर्स चाहता है, क्या आप उसी हिसाब के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो क्या। तो उसी कंटेक्स्ट में मैंने ये पर्टिकुलर पीडीएफ्स बनाए हुए हैं। तो इस पीडीएफ्स को आपको क्या करना है ना, आपको वो चीज को पढ़ना है ना, आपको वो चीज को सॉल्व करना है। ऑलराइट, आज का जो पीडीएफ है, मतलब हम जनरली सवाल कैसे बनाते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन जो आप देंगे वो एग्जामिनेशन के भी सवाल आपके कैसे बनेंगे, वो इस हिसाब से बनेंगे कि जो करंट अफेयर्स में चीजें हो रही हैं उससे संबंधित वो आपसे स्टैटिक नॉलेज पूछ लेंगे। मतलब मान लीजिए आज के टाइम में कहीं पे भूकंप आया, तो कभी कभी परीक्षा को लगता है कि ये तो सबको ही पता रहेगा ना कि भूकंप यहाँ पे आया हुआ है, लेकिन क्या सबको भूकंप का जियोग्राफिकल नॉलेज पता होता है क्या, कि भूकंप में कौन से वेव्स शामिल होते हैं, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, लॉन्ग वेव्स, ठीक है, लव वेव्स, रेलिगे वेव्स, ये सब होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो अर्थक्वेक्स होते हैं, कौन से अलग अलग प्रकार के अर्थक्वेक्स होते हैं, इस दुनिया भर के अंदर कहां पर अर्थक्वेक्स होते हैं, परीक्षा आपसे कुछ भी पूछ सकता है ना, जाहिर सी बात है। तो करंट को वो स्टैटिक के कंटेक्स्ट में लिंक करके आपसे सवाल पूछ सकता है। इसीलिए मैं पीडीएफ्स बना रहा हूं, ये उसी माइंडसेट से बना रहा हूं ताकि आप लोगों को परीक्षाओं के अंदर जो फायदा मिले वो यहाँ पे सॉल्व करते करते मिल जाए। ठीक है, तो ये एक दिन में नहीं आएगा, 2 दिन में नहीं आएगा, आपको जुड़ना पड़ेगा, साथ में मेरे करना पड़ेगा, तब जाके इसका फायदा मिलेगा। अब जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूं, अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशंस देखे हैं तो मैंने इस टॉपिक को हाई प्रोबेबिलिटी एंड मीडियम प्रोबेबिलिटी में डिवाइड किया है, और अंत में एक नए स्टेट के जो मोस्ट प्रोबेबल स्टैटिक लेवल पे, बेसिक लेवल पे सवाल आपके बनाए जा सकते हैं परीक्षा में, उनके ऊपर भी सवाल बनाए हुए हैं मैंने। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। कि सबसे पहले सवाल को अपने देखते हैं कि यहां पर क्या हो जाएगा कि जो अंडर द रीसेंट रेगुलेटरी चेंजेस, सर्टेन मेडिकल सिरप्स जैसे कि कफ सिरप वगैरह हो गया, कैन नाउ बी सोल्ड ओनली विथ अ वैलिड प्रिस्क्रिप्शन अंडर विच लीगल फ्रेमवर्क। क्या वो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रिलेटेड रूल्स है, फार्मेसी एक्ट है, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। अब जैसे हम हमेशा बात करते हैं, चीजों को हम आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आपको ये पता है कि भाई कफ सिरप, जो मेडिसिनल सिरप, मतलब क्या, कफ सिरप वगैरह जो दूसरे सिरप अब अपने लोग पीते हैं। अब सवाल में स्टेटमेंट दे दिया गया है कि भाई कफ सिरप के अंदर कुछ बदलाव किए गए हैं, कि अब ये जो कफ सिरप है ना, सिर्फ और सिर्फ जब प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा डॉक्टर द्वारा तभी जाके उसको बेचा जा सकता है। तो इस कफ सिरप को बेचने के लिए क्या, किस कानून के तहत रेगुलेशन किया जाता है, मतलब उसके कौन सी व्यवस्था के तहत उसको देखा जाता है कानून। अब यहाँ पे देखो, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, भाई मैजिक क्या है, यहाँ पर हम मेडिकल की जब अपने बात कर रहे हैं तो मेडिकल के अंदर अपने साइंस की बात कर रहे हैं ना, तो साइंस और मैजिक दोनों को ऑपोजिट है, कंट्रास्ट है, तो इसको हटा देंगे अपने। फिर इसके बाद फार्मेसी एक्ट आता है। अब फार्मेसी एक्ट मतलब क्या, जो फार्मा कंपनी या जो फार्मेसी चालू करते हैं, ठीक है, जो लोग दवाइयां देते हैं, उन सब से निर्धारित किया जाएगा, वो उन सब के संबंधित में रहेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये हमारे और आप जैसे लोगों के इसमें आएगा, ये स्पेसिफिक मेडिकल के लिए काम नहीं आएगा, ये बहुत विविध क्षेत्रों के लिए काम आएगा। सो अंत में बच क्या जाता है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रिलेटेड रूल्स। तो कफ सिरप को इसके तहत लाया गया है, तो ये चीज आपने याद रखना है। यहाँ पर मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है जिसके तहत मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ कि जो ड्रग्स को भारत के अंदर जो देखने वाला व्यवस्था अधिकारी है,
वो संस्था का नाम होता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO। ठीक है, अब ये CDSCO कौन से कानून के तहत काम करता है? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, ये याद रखना। ठीक है, तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। आप पॉज करके आप उसको पढ़ भी सकते हो बाद में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मैंने कुछ स्टार्टिंग के सवाल जो है ना वो इंटर रिलेटेड लेवल पे बनाए हैं, ताकि आप लोगों को ये चीज पता चले कि अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से सवाल बनाए जा सकते हैं। कि जो शेड्यूल एच है, एक शेड्यूल एच होता है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स के तहत, और ये शेड्यूल एच जो है वो कौन से मेडिसिन से संबंधित होता है। मतलब देखो, जो भारत के अंदर जो CDSCO है ना, उसने एक लिस्ट बनाई है। लिस्ट किसकी बनाई है? शेड्यूल्स की लिस्ट बनाई है। मतलब शेड्यूल के, शेड्यूल एच, शेड्यूल H1। ठीक है, और ये हर एक मेडिसिन की जो लिस्ट है ना वो एक पर्टिकुलर काम करती है, और अपने को ये लिस्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, जो मैं आपको अभी बताऊंगा अभी। तो शेड्यूल एच जो है वो किस काम के लिए रहेगा? क्या उसके अंदर वेटेनरी, वेटेनरी मतलब जानवरों का, मतलब इसमें केवल पशु चिकित्सा दवाइयां, ठीक है, ओवर द काउंटर दवाइयां, पर्चे पर मिलने वाली दवाइयां, या आयुर्वेदिक दवाइयां। ठीक है, तो शेड्यूल एच किसके अंदर आएगा? इट विल बी प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो, क्योंकि कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो आप मेडिकल से, जैसे कभी किसी को बुखार होता है तो वो सीधा जाके मेडिकल से क्या कर लेते हैं? वो दवाई ले लेते हैं, मेडिकल से दवाई ले लेते हैं और ये कर लेते हैं, खा लेते हैं। लेकिन कुछ यही दवाइयां खाते 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 इन सब की वजह से क्या होता है? इन सब की वजह से एक नया बीमारी जैसा हो जाता है, दैट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। मतलब जो हमारे शरीर में जो कीटाणु होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, वो उन दवाइयों को अब इतने यूज्ड टू हो जाते हैं कि अब उनके ऊपर उन दवाइयों का कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता। तो इसको अपने क्या कहते हैं? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और यही चीज को आपको यहां पर समझना है। ठीक है, सो शेड्यूल एच जो है ये वही दवाइयां हैं जिसको आप ऐसे ही नहीं जाके ले सकते, आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन लगेगा। अब यही वो ड्रग्स हैं, आपको क्या करना है? ये ड्रग्स जो है ना आपको पता होने चाहिए। दिस इज समथिंग दैट शुड बी देयर। आपको ये ड्रग्स के बारे में पता होना चाहिए कि भाई कौन से शेड्यूल्स में क्या क्या चीजें हैं। तो एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, या तो पॉज करके आप लोग इसको पढ़ लीजिए, पॉज करके पढ़ लीजिए। ठीक है, देन अगले पे बढ़े, अगले पे। ठीक है, अब यहां पर आप क्या देखेंगे? यहां पर आप देखेंगे एक नया शेड्यूल। ऑलराइट, शेड्यूल H1 इधर पढ़ लेता हूं। शेड्यूल H1 मुख्य रूप से किस प्रकार की दवाइयों पर नियंत्रण को मजबूत करने के लिए शुरू की गई थी? क्या वो विटामिन को नियंत्रण में करने के लिए की गई थी? क्या वो एंटीबायोटिक्स तथा कुछ आदत बनने वाली दवाइयों को करने वाली थी? क्या वो वैक्सीन्स के लिए थी, या क्या वो हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए थी? अब देखो ना, सवाल पढ़ के ही आप समझो कि भाई शेड्यूल H1 अपने को पता है इस लिस्ट के अंदर वो दवाइयां रहेंगी। ठीक है, कुछ दवाइयां रहेंगी। अब वो दवाइयां किस लिए काम करने जाने वाली हैं? मुख्य रूप से किसी प्रकार के दवाइयों पर नियंत्रण को मजबूत करने के लिए, मतलब कुछ दवाइयों के ऊपर मजबूत करने के लिए। तो ये इधर से ही क्या पता चल रहा है कि भाई विटामिन तो अच्छी बात है ना, यहाँ पे अंकुश की बात करी जा रही है, कंट्रोल की बात करी जा रही है। लेकिन क्या विटामिन को कंट्रोल करना चाहिए क्या? नहीं, मतलब इट इज गुड इन नेचर। वैक्सीन्स अच्छे काम के लिए ही है, हर्बल प्रोडक्ट्स अच्छे काम के लिए ही है। तो कंट्रोल अपने को किसको करना चाहिए? एंटीबायोटिक्स को। क्योंकि घड़ी घड़ी अगर अपने एंटीबायोटिक्स लेते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो थोड़ा वही अपने को सोचना है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि क्या अपने इसके अंदर सवाल क्या कहना चाह रहा है, एंड अपने को उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है। क्योंकि कंट्रोल एंटी जो ऐसी दवाइयों को जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को बढ़ा दे, हमें उन्हीं दवाइयों को कंट्रोल करना है। तो उन दवाइयों का कहां पर है? H1 के अंदर है। और वही दवाइयां जो होती है वो प्रिस्क्रिप्शन ओनली दवाइयां होती है। ठीक है, अब वापस से एक दूसरा सवाल। शेड्यूल के जो है वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स के तहत आता है। ये कौन से चीजों को एग्जेम्पशन देता है? क्या वो एक्सपोर्टेड मेडिसिन को
या इंपोर्टेड मेडिसिन या बायोलॉजिकल। अब देखो लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो कुछ ऐसी दवाइयां जिनको एक पर्टिकुलर शेड्यूल में डाला गया है, आप खुद सोचो ना कि क्या उन शेड्यूल के अंदर एक्सपोर्टेड मेडिसिन रहेगा क्या, या इंपोर्टेड मेडिसिन या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। आप खुद सोचो। फिर एक जो ये सर्टेन कैटेगरीज ऑफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ऑड मैन आउट के तहत भी ये चीज है। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो ऑड मैन आउट के तहत भी है, अदरवाइज जो मैंने ऊपर आपको लिस्ट दिया था ना, वही लिस्ट के तहत भी है ये। ठीक है, तो शेड्यूल के जो है ये संबंधित किससे रखता है? शेड्यूल के संबंधित रखता है कुछ ऐसे ड्रग्स एंड कैटेगरीज से, drugs and categories of persons that are exempt from certain provisions related to sales, stocking, distribution under prescribed conditions। मतलब अगर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हूं, ठीक है, तो फार्मा इंडस्ट्री में, तो मैं कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को, मेडिसिन को स्टॉक कर सकता हूं, उसको लेके जाया जा सकता हूं, और मेरे ऊपर वो कानून लागू नहीं होगा जो सबके ऊपर लागू होता है। ठीक है, तो वो चीज की बात करता है शेड्यूल के, कि भाई कौन से व्यक्तियों पे, कौन से टाइप ऑफ मेडिसिन पे इस हिसाब की चीजें रहेंगी। ठीक है, इस हिसाब का एक्सेम्पशन रहेगा। तो ये चीज को आपने क्या करना है, ये चीज को आपने थोड़ा ध्यान दे देना है जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज का आपने क्या करना है, ध्यान दे देना है। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो सवाल है वो पांचवा सवाल है। ठीक है, कि भाई फुल फॉर्म क्या है CDSCO का। अभी तक तो आपको ये चीज पता चल चुकी रहेगी कि भाई CDSCO का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप में क्या कहा जाता है इसको। क्या इसको सेंट्रल ड्रग सेफ्टी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, काउंसिल फॉर ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, या सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक। ठीक है, तो इधर से आपको ये चीज पता सीधी सीधी चल जाएगी कि भाई सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इसका है। अब एग्जाम आपसे क्या करेगा, बीच में बस एक एक वर्ड बदल देगा, तो उस टाइम पीरियड पे आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका उत्तर क्या हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज के ऊपर थोड़ा फोकस करना है आपने। अनदर इम्पोर्टेंट सवाल, ये आज है ना, मैंने थोड़े बेसिक बेसिक सवाल रखे हैं क्योंकि रिसेंटली बहुत ज्यादा चर्चे में रहा है फार्मा इंडस्ट्री, एंड दैट इज व्हाई आई हैव क्रिएटेड दीज क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी हुआ क्या कि डीजीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टरेट जनरल या डायरेक्टरेट कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डायरेक्टरेट ड्रग कमिश्नर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, या ड्रग सर्टिफिकेशन ग्रुप ऑफ इंडिया। अगर आपने इसको सीधा सीधा देखा होगा या कभी पढ़ा भी होगा डीजीसीआई, तो आपको सीधा पता चलेगा कि इट इज डायरेक्टर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका उत्तर जो रहेगा इट इज सॉरी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि CDSCO के अंदर ही है। ठीक है, सो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर आपसे ये चीज पूछा जाएगा कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है कौन से बॉडी के अंदर आते हैं, या डीजीसीआई कौन से बॉडी के अंदर आता है। तो कौन से बॉडी के अंदर आते हैं, दैट इज द CDSCO। अब इसमें एक और अथॉरिटी है, ये याद रखना, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की जो टेक्नोलॉजी हो गया या मेडिसिन हो गए, ठीक है, टेक्नोलॉजी हो गया या मेडिसिन हो गए, इन सब के प्राइजेस की जब अपने बात करते हैं कि भाई भारत के अंदर इन सब के प्राइजेस के ऊपर देखरेख कौन करता है, तो वो प्राइजेस के ऊपर देखरेख करने वाला एक और अथॉरिटी है भारत के अंदर, जिसको अपने कहते हैं NPPA, जिसका फुल फॉर्म अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं तो फुल फॉर्म हो जाएगा उसका नेशनल प्राइजिंग अथॉरिटी, मतलब नेशनल प्राइजिंग फार्मास्यूटिकल अथॉरिटी। ठीक है, तो ये भी संस्था बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगले पे जब अपने आते हैं तो अगला इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये जो फार्मा कोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया है, ये प्राइमरीली कौन से चीज से संबंधित रखता है? फार्मा कोविजिलेंस प्रोग्राम, क्या ये खाद्य सुरक्षा से संबंधित रखता है, दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी से संबंधित रखता है, चिकित्सा बीमा से संबंधित रखता है, या केवल रोग
निगरानी की समीक्षा रखता है। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो, फूड सेफ्टी से अपन ने क्या बात करा था भाई, फूड सेफ्टी में तो एक और दूसरी अथॉरिटी है ना जो इसके बारे में बात करती है, दैट इज फसाई, FSSAI। इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंश्योरेंस है ना, तो इंश्योरेंस को कौन देखता है, इट इज IRDAI। ठीक है, डिजीज की जब अपने बात कर रहे हैं तो डिजीज को डायरेक्टली कौन देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ही देखता है डिजीजेस को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फार्मा, फार्मा मतलब क्या, मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी और ये सब, तो मॉनिटरिंग ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन जो है ये इसके तहत आएगा, दैट इज फार्मा को विजिलेंस प्रोग्राम। क्योंकि आप खुद देखो ना, विजिलेंस, विजिलेंस मतलब क्या, निगरानी, निगरानी। अब यहाँ पर बस वो निगरानी से कनेक्ट करते तो मॉनिटरिंग पे आप आ जाते। तो थोड़ा अपने को यहाँ पे क्या करना है, एलिमिनेशन लेवल पे भी गेम समझना है कि भाषाओं से कैसे हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया हुआ, इसके अंदर मैं एडिशनल लेवल पे चीजें भी लिखता ही हूँ कि आपको अगर एग्जामिनेशन में मान लीजिए थोड़ा सिमिलर लेवल पे सवाल पूछ लिया जाए, तो आप ने अगर ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं तो आप आसानी से वो चीज को कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आगे बढ़े अपने, तो अगला, द पब्लिक एग्जामिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है, रीसेंट लेवल पे बहुत ज्यादा चर्चे में है, ये न्यूज में भी है कि जो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 मुख्य रूप से किस समस्या से निपटने के लिए बनाया गया है, कौन से समस्या से निपटने के लिए इसको बनाया गया है पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट को, स्कूल पाठ्यक्रम को सुधार करने के लिए बनाया गया है, परीक्षा में कदाचार और पेपर लीक के लिए बनाया गया है, विश्वविद्यालय में वित्त पोषण के लिए बनाया गया है, या डिजिटल शिक्षा के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे कीवर्ड क्या है, एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो एग्जामिनेशन से संबंधित क्या होगा कि डिजिटल एजुकेशन तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कोई पॉलिसी रहेगा उसका फ्रेमवर्क रहेगा, फंडिंग, एग्जाम, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस, नाम से ही जाइए, क्या इसका डायरेक्टली कोरिलेशन है, क्या नहीं है। अब पता क्या चलेगा, अनफेयर मींस मतलब ये पेपर लीक्स। सो रिसेंटली क्या हो गया था, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट अपन ने लेके आए क्योंकि बहुत ज्यादा लीक वगैरह चल रहा था। ठीक है, अभी वापस से नीट का पेपर की बात आई। ठीक है, देन देयर वर वेरियस अदर पेपर्स जिसकी लीक होने की खबरें आई, एंड उसी की वजह से फिर ये जो एक्ट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हम सबके लिए कि परीक्षा के अंदर आपसे ये सवाल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट याद रखना कि ये जो प्रिवेंशन पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट है वो इस चीज के लिए बनाया गया है। ठीक है, कि कोई भी, और इसमें स्ट्रिक्ट कार्रवाई लिखी गई है कि जो भी व्यक्ति अगर पेपर लीक कर रहा है तो उसको जेल की सजा और मुआवजा देना भी पड़ेगा। ठीक है, उसको पैसे भरने पड़ेंगे। इसके अलावा जो जो उस गतिविधि में शामिल है सबको जेल होगा। ठीक है, सीधा क्लियर कट यहाँ पे लिखा गया है। और एक एक्ट जो है, अब यहाँ पर एक और चीज सामने आता है कि जब भी हम यहाँ पे एक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक्ट, तो ये जो एक्ट होता है इसको पास कहाँ पे किया जाता है। एक्ट जो होता है, सबसे पहले एक चीज समझना, एक्ट जो होता है एक पर्टिकुलर, ये क्या होता है, एक कानून होता है, एक लॉ होता है। अब एक लॉ, लॉ बनता कैसे है, दैट इज द बिगर क्वेश्चन। तो लॉ बनने के लिए सबसे पहले तो एक बिल बनाया जाता है। बिल क्या है, बिल एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कुछ चीजें लिखी जाती हैं। अब वही बिल को क्या कर सकता है, एक जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में दो, अब पार्लियामेंट में दो हाउसेज होते हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। अब ये जो बिल है ना, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करेगा, वो उस बिल को या तो लोकसभा में सबमिट कर सकता है या तो राज्यसभा में सबमिट कर सकता है। अब जैसे ही वो बिल सबमिट होता है तो वो बिल को अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो बिल को 3 रीडिंग्स, ठीक है, 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, मतलब 3 रीडिंग से गुजरना पड़ता है। और जब वो 3 रीडिंग से गुजर के फिर उसके बाद इसके ऊपर वोटिंग होती है। ठीक है, वोटिंग। अब वोटिंग में भी अलग अलग प्रकार के वोटिंग होते हैं, एक होता है सिंपल मेजोरिटी से वोटिंग किया गया, दूसरा होता है स्पेशल मेजोरिटी से वोटिंग किया गया। अब जैसे ही वोटिंग हो गया उसके बाद वोटिंग के अंदर अगर मेजोरिटी लोगों ने उस बिल को एक्सेप्टेंस दे दिया, अभी तक वो बिल ही है,
अगर मेजॉरिटी लोगों ने उस बिल को एक्सेप्टेंस दे दिया तो वो बिल क्या होगा, यहाँ पे वोटिंग के बाद वो चले जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और फिर प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो साइन करेंगे कि नहीं करेंगे। एक बार प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, फिर उसके बाद ये जो बिल है ना वो परिवर्तित हो जाता है प्रेसिडेंट के साइन के बाद एक्ट में, और जैसे ही वो एक्ट में परिवर्तित हो गया तो उस टाइम पे उसको कहा जाता था कानून। ठीक है, तो जब ये एक्ट में परिवर्तित होता है तभी जाके उसका अमलीकरण भी होता है, अदरवाइज जब वो बिल में है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। तो ये चीज याद रखना। अब यहाँ पे आते हैं अपने दूसरे चीज पे, द रिसेंट हालिया में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी में गृहिणियों के योगदान का मुख्य रूप में से किस रूप में रेखांकित किया गया। अनौपचारिक करदाता या अवैतनिक घरेलू कार्य के माध्यम से राष्ट्र निर्माता, लोक सेवक या केवल स्वरोजगार कार्यकर्ता। तो आपको क्या लगता है कि ये जो गृहिणी होती है दैट इज होम मेकर्स, इनको सुप्रीम कोर्ट ने कौन से कैटेगरी के अंदर रखा रहेगा? भाई जाहिर सी बात है, होम मेकर्स मतलब दे आर नॉट अर्निंग, सो व्हेन दे आर नॉट अर्निंग दे आर नॉन टैक्सेबल। ठीक है, टैक्स पेयर है ही नहीं वो। इसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स ओनली, क्या है भाई ये? सेल्फ एम्प्लॉयड का डेफिनेशन ही क्या है? मतलब मेरी खुद की कंपनी और मैं खुद के कंपनी में काम कर रहा हूँ, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, सीधी सीधी बात वहां से पता चल रही है। इसके बाद पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं गृहिणी, घर के लिए काम कर रहे हैं ना। ठीक है, तो इसके लिए दे आर अनपेड डोमेस्टिक वर्क, क्योंकि गृहिणी मतलब क्या, डोमेस्टिक वर्क। एंड उस डोमेस्टिक, कभी आपने देखा है क्या कोई माँ को सैलरी मिलती है? कोई माँ को सैलरी नहीं मिलती है। माँ वो प्रेम से, भाव से, अफेक्शन से सभी के लिए अपना जो एफर्ट है वो देती है, एंड उसी को गृहिणी, होम, जो डोमेस्टिक वर्क के तहत कंसिडर किया जाता है। एंड यहीं से फिर एक परिवार बनता है, एक मजबूत परिवार बनता है, और वही मजबूत परिवार एक मजबूत देश बनाता है। ठीक है, सो उसी के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने ये टिप्पणी दी है यहाँ पे, तो इस चीज को ध्यान रखना है आपने। ठीक है, तो ये आप क्या करें, आप इसको एक बार पढ़ भी लें। ठीक है, व्हाट यू गाइस कैन डू इज यू गाइस कैन रीड दिस अप आल्सो। अब अगला सवाल जो आएगा यहाँ पे आपका कि द जुडिशियल प्रिंसिपल, अब और ये रिसेंट लेवल पे ही है, हाँ सब कल और परसों के दरमियान ही हुआ है। हम यहाँ पे सिर्फ फैक्ट के ऊपर नहीं जाते हैं, एक चीज समझना, क्योंकि परीक्षाएं भी एसएससी वगैरह जो भी है वो सब क्या कर रहे हैं, अब वो स्विच कर रहे हैं। पहले वो फैक्ट के ऊपर सवाल पूछते थे, दैट इज अवार्ड, ये वो वैसा थीम, लेकिन आज के टाइम पीरियड पे वो थोड़े बदलाव लेवल पे सवाल पूछ रहे हैं, वो थोड़े बड़े पैमाने पे सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो द जुडिशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ व्हाट? क्या वो चुनावी विवाद के तहत है, दुर्घटना मामलों में मुआवजों का निर्धारण, या करादान, या भूमि अधिग्रहण? वो किस चीज से संबंधित है? तो लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर। अब लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर, आप खुद सोचो, द जुडिशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर, क्या डोमेस्टिक केयर मतलब इलेक्शन डिस्प्यूट? क्या नहीं। डोमेस्टिक केयर मतलब क्या होता है, जो घर होता है ना, घर, घर की जो केयर करे, ठीक है, दैट इज डोमेस्टिक केयर। तो इलेक्शन डिस्प्यूट से संबंधित नहीं है। टैक्सेशन मैटर्स, क्या आपको लगता है कि टैक्सेशन मैटर्स डोमेस्टिक केयर के लॉस से संबंधित रहेंगे? नहीं। डोमेस्टिक केयर मतलब घर का जो देखरेख करने वाला होता है, अगर उनका लॉस हो जाए तो उस टाइम पे जो उस परिवार को झेलना पड़ता है, दैट इज नोन एज लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर। तो लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर टैक्सेशन मैटर से भी संबंधित नहीं रखता, लैंड एक्विजिशन से भी नहीं रखता, कॉम्पनसेशन असेसमेंट इन एक्सीडेंट केसेस। मतलब क्या हो गया कि एक गाड़ी है, एक गाड़ी में एक तो मेन ब्रेड ब्रेड अर्नर है, और दूसरा जो डोमेस्टिक लेवल पे उस परिवार को संभाल के रखते हैं वो है। अगर उनको कुछ हो गया तो उनका कॉम्पनसेशन क्या होगा? सो वो कॉम्पनसेशन इससे निर्धारित किया जाता है, और ये कॉम्पनसेशन जो है वो
किसके अंदर मेंशन है? जो व्हीकल्स एक्ट है ना, जिसके तहत व्हीकल के मूवमेंट को देखा जाता है, उसके तहत भी इसके अंदर मोटर व्हीकल्स एक्सीडेंट एक्ट के तहत भी इसको कंपनसेशन में देखा जाता है। तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिए। आई जस्ट ड्रिंक वाटर टिल देन, एक बार बस इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, आई होप आपने पढ़ लिया होगा ना। अब यहां पर, ठीक है, अब ये क्या है, ये मैंने अभी तक अपन ने 10 क्वेश्चंस किए। अब इसके बाद 10 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस। 10 और हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, वो आपको करना है। ठीक है, अ टोटल ऑफ 50 क्वेश्चंस हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। इन 50 क्वेश्चंस में से 10 हाई हाई प्रोबेबिलिटी आपको करना है, 10 मीडियम प्रोबेबिलिटी आपको करना है, मतलब 20 क्वेश्चंस आपको करना है, 30 क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों को करना है वो चीज। ठीक है ना, लेट्स मूव टू मीडियम प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस। ठीक है, अब आ जाते हैं मीडियम प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस पे। इसमें क्या हुआ है कि भाई भारत फ्रांस का इनोवेशन रोडमैप जो होता है वो किस वर्ष को लक्ष्य बनाकर तैयार किया गया है? क्या वो 2028 को लक्ष्य बनाया गया है, क्या वो 2030, 35 या 47? तो वो 2030 को लक्ष्य बना के उसको इनोवेशन रोडमैप को बनाया गया है। क्योंकि अभी जो है आपको ये चीज याद रहेगा कि एक इनिशिएटिव इंडिया और फ्रांस ने साथ में मिलकर लिया है, दैट इज भारत इनोवेट्स। ठीक है, और इसी चीज के तहत फ्रांस भी जो है ना वो भारत के इनोवेशन के इस सफर में भारत के साथ संबंधित रखने का प्रयास कर रहा है। ऑलराइट, सो ये चीज आपने क्या करना है, ध्यान देना है, क्योंकि रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी कहां पर गए हैं? फ्रांस के दौरे पे गए हुए हैं। तो ये याद रखना है, भारत इनोवेट्स किसके बीच में है? इंडिया और फ्रांस, समझना। अगला जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिसेंटली पर्यावरण की चीजें बहुत ज्यादा न्यूज में पाए जा रहे हैं। तो यहां पर अगर अपने बात कर रहे हैं, यहां पर अगर अपने बात कर रहे हैं तो किगाली अमेंडमेंट किस प्रकार की गैसों से चरणबद्ध रूप से कम करने से संबंधित है? क्या वो कार्बन मोनोऑक्साइड को कम करना चाहता है, हाइड्रो फ्लोरोकार्बन को कम करना चाहता है, सल्फर डाइऑक्साइड को कम करना चाहता है, या नाइट्रोजन को कम करना चाहता है? ठीक है, तो किगाली की अगर अपने बात करें तो देखो ये जो है ना, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत इसको लाया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओरिजिनली ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, मतलब जो ओजोन लेयर को कम करने के लिए जो सब्सटेंसेस होते थे ना। अब आप बोलोगे ओजोन क्या है, तो ओजोन लेयर जो है ना वो जब भी सूर्य की किरणें आती हैं तो अल्ट्रावायलेट रेस को फिल्टर करता है वो, और भारत के और इंडिया अर्थ के तरफ वो सनरेज को आने देता है नॉन हार्मफुल में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो ये होता है ओजोन। अब ये जो ओजोन लेयर होता है ये एक एटमॉस्फेयर का लेयर है जिसको अपने कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। तो ये स्ट्रेटोस्फियर के अंदर होता है। ठीक है, अब यही ओजोन लेयर को हम ह्यूमंस कुछ ऐसे केमिकल्स बना रहे थे जिससे ये ओजोन लेयर में खड्डे हो रहे थे, जिसकी वजह से सनरेज जो है वो डायरेक्टली धरती पे आ रहे थे बगैर फिल्टर के। तो इसके वजह से अलग अलग लोगों को स्किन के इश्यूज होने लग गए। उस टाइम पे इंटरनेशनल कम्युनिटी को लगा कि ओजोन को बचाना पड़ेगा, और ओजोन को बचाने के लिए केमिकल्स को, जो केमिकल्स ओजोन को खत्म करते हैं ना, उसको हटाना पड़ेगा। तो उस टाइम पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के टाइम में ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को बंद करने की बात करी गई। और वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस क्या थे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो उसे बंद कर दिया गया। लेकिन उसके, और यही कार्बन, यही जो चीजें थी ना, इसको रेफ्रिजरेटर, कूलर, इन सब चीजों में यूज किया जाता था। अब उसको तो हटा दिया, लेकिन उसके बदले एक नया चीज यूज किया गया था, एंड दैट नया चीज वाज नोन एज HFC, दैट इज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अब ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये ओजोन को तो कम नहीं करता है, ये ओजोन को कम नहीं करता है, लेकिन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है ना वो तापमान
वो तापमान को बढ़ाता है धरती पे, मतलब ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। तो अब हुआ क्या समझना, देखो नाइट्रोजन तो नेचुरली पाया जाता है धरती पे 78%, तो इसको कम करने की तो कुछ बात ही नहीं आती है। सल्फर डाइऑक्साइड नेचुरली हर एक पॉल्यूशन के टाइम पीरियड पे सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, सो इट इज दे। कार्बन मोनोऑक्साइड भी नेचुरल पॉल्यूटेंट है, बट मेजरली किगाली अमेंडमेंट एचएफसी को कम करने के लिए किया गया था, क्योंकि अब जो ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं इसको तो कम कर दिया, लेकिन इसके बदले आ गया एचएफसी। अब दुनिया वालों को लगा कि यार एचएफसी जो है वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से और दिक्कत आ रही है। फिर इन लोगों ने क्या किया, किगाली के अंदर, किगाली जो है ये रवांडा के अंदर एक शहर है, ठीक है, रवांडा देश के अंदर एक शहर है किगाली। वहां पर जब इंटरनेशनल लोग मिले, उन लोगों ने किगाली अमेंडमेंट किया कि इन लोगों ने बोला इंटरनेशनल लेवल पे अपने को अब ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे कि एचएफसी को कम करना है, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, तो ये है पूरी इसकी कहानी। ठीक है, सो ये मेन उद्देश्य यही है कि देखो मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं करवाना चाहता, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है। अब अगर कल उठ के अगर आप जो परीक्षा दे रहे हो वो परीक्षा के अंदर अगर सीधा सीधा अगर ये चीज पूछ लिया गया, ठीक है, कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस क्या है या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, तो आप आसानी से इससे थोड़ा बहुत आप एलिमिनेट करके राइट आंसर तक आ सकते हो। ठीक है, सो दिस इज वन मेजर थिंग जो मैं समझता हूं कि इस हिसाब से अपने ने करना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से अपन ने करना चाहिए। सो आगे बढ़े, तो आप इस चीज को एक बार पढ़ भी सकते हैं। ये जो चीज है इसको लाया कब गया था, 2016 में। ठीक है, अगले की जब अपने बात करें तो ICAP, इट स्टैंड्स फॉर व्हाट, इंटरनेशनल कूलिंग एक्शन प्रोग्राम, इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान, इंटीग्रेटेड क्लाइमेट अडेप्टेशन प्रोग्राम या इंडियन कार्बन अबेटमेंट प्लान। अपन ने शायद इसको प्रीवियस सेशन में भी एक आध बार देखा होगा, या उसके अलावा ये जनरली आपको पता होना चाहिए था दैट ये जो चीज रहेगा, ठीक है, ये जो चीज रहेगा इट इज एसोसिएटेड विद क्लाइमेट। ठीक है, सो इट इज इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान, कि हमें इन द कमिंग टाइम पीरियड अपने जो एसीज, रेफ्रिजरेटर्स, जो कूलिंग चीजें हैं, जो कूलेंट्स है, उसके अंदर जो अपने केमिकल्स यूज करते हैं वो पर्यावरण फ्रेंडली हैं कि नहीं है, तो उसको अपने को कम करना है, मतलब एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीजें अपने को लानी है। सो दैट वाज द होल आइडिया इंडियन कूलिंग प्लान के तहत। तो ये एक स्टेटमेंट आपने क्या रखना है, याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल पर्यावरण से ही संबंधित कि भाई ग्राउंड लेवल ओजोन क्या होता है। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया ना ओजोन। अभी आप बोलेंगे कि यार अभी तो अपन ने ओजोन देखा कि अच्छा काम करता है, यूवी रेज को फिल्टर करता है, तो ये ग्राउंड लेवल ओजोन क्या हो गया। तो यहाँ पर आई जस्ट टेल यू वन थिंग, दो प्रकार के ओजोन होते हैं। एक होता है ओजोन जो स्ट्रेटोस्फियर के अंदर होता है, ठीक है, जो मैंने आपको बोला स्ट्रेटोस्फियर जो है, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ओजोन जो है वो 50 किलोमीटर धरती के सरफेस से ऊपर होता है। सो स्ट्रेटोस्फियर वाले ओजोन को कहा जाता है द स्ट्रेटोस्फियरिक ओजोन। दूसरा जो ओजोन होता है उसको अपने कहते हैं ग्राउंड लेवल ओजोन। ठीक है, ग्राउंड लेवल ओजोन। अब इन दोनों के काम के अंदर ग्राउंड लेवल ओजोन कहाँ पाया जाता है, ये सरफेस ऑफ द अर्थ पे पाया जाता है, वेर एज स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो है वो 50 किलोमीटर धरती के ऊपर पाया जाता है, ठीक है, हवे में। अब जब अपने इन दोनों के काम की बात करें, अपने को क्या पता है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो है यूवी रेस को फिल्टर करता है, लेकिन यहाँ पर, ठीक है, ये कुछ और का इसका पर्पस होता है, अपने आएंगे उसके ऊपर। अब स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो है ये बनाया कैसे गया है, क्या ये हमने बनाया है क्या, नहीं। तो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो है वो नेचुरली अकर करता है, ठीक है, एंड ये जो होता है ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव काम होता है इसका। वेयर ग्राउंड लेवल ओजोन जो है ये बना कैसे है, ये बना है, ये हमने बनाया है इसको ग्राउंड लेवल ओजोन को, और हमने जब बनाया है तो इसको एज अ पल्यूटेंट हमने बनाया है। मतलब पल्यूटेंट में भी क्या होता है ये कि जब कुछ जो पल्यूशन हम निकलता है इंडस्ट्रीज में से, वो पल्यूशन जब रिएक्ट करता है
विथ द अदर कंपोनेंट्स, और रिएक्शन करने के बाद फिर एक ऐसा चीज क्रिएट होता है जो ह्यूमंस के लिए हानिकारक होता है। और जब वो हानिकारक होता है तो जाहिर सी बात है वो नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव नहीं रहेगा। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, एज अ पॉल्यूटेंट होता है। तो ग्राउंड लेवल ओजोन की जब अपने बात कर रहे हैं, सो व्हाट इज इट, ये एक पॉल्यूटेंट है। ठीक है, इट इज अ पॉल्यूटेंट। अब यहां पर आप देखेंगे कि ग्रीन हाउस गैस, अब आपको पता है ग्रीन हाउस गैस क्या होता है। ठीक है, कि ग्रीन हाउस गैसेस लाइक CO2 जो ग्लोबल वार्मिंग करवाते हैं उसको अपने कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग करवाते हैं, मतलब जो धरती के अंदर जो भी नेगेटिव गैसेस है उसको धरती के एटमॉस्फेयर से एस्केप नहीं होने देने वाले गैसेस को अपने कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये चीज याद रखना। प्राइमरी पॉल्यूटेंट मतलब जो इंडस्ट्री से निकलने वाली डायरेक्ट गैस है, जो एक पॉल्यूटेंट है, उसको अपने कहते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट। लेकिन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट अपने उसको कहते हैं जब दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट मिलके एक दूसरे पॉल्यूटेंट को क्रिएट करती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये इंडस्ट्री ए है, ये इंडस्ट्री बी है। इंडस्ट्री ए और बी में से मान लेते हैं एक एक पॉल्यूटेंट निकला, तो ये डायरेक्ट निकलने वाले पॉल्यूटेंट को बोलेंगे प्राइमरी पॉल्यूटेंट। ये दोनों प्राइमरी पॉल्यूटेंट जब मिलके एक तीसरे पॉल्यूटेंट को क्रिएट करेंगे तो उसको अपने बोलेंगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो ये एक चीज आपने याद रखना है। फिर नेचुरली अकरिंग हार्मलेस गैस, नेचुरली अकरिंग जैसे अपन ने ये चीज देखा है। ठीक है, नेचुरली अकरिंग। तो ये जो ग्राउंड लेवल ओजोन होता है अपने को पता है कि भाई इट इज अ पॉल्यूटेंट। और पॉल्यूटेंट में भी मैंने आपको बताया कि जब इंडस्ट्रीज में से कोई गैस निकलती है, वो जब दूसरे गैसेस से रिएक्ट करती है फिर जाके वो ग्राउंड लेवल ओजोन बनता है। तो ये जो केस होता है वो किस में लागू होता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में। प्राइमरी पॉल्यूटेंट मतलब जो गैस इंडस्ट्री से निकला और वो वैसे के वैसे ही है। लेकिन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट मतलब दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के इंटरैक्शन से जब एक दूसरा गैस बने उसको अपने कहते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो ग्राउंड लेवल ओजोन जो है वो एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ये याद रखना। ग्राउंड लेवल ओजोन नेगेटिव है, ह्यूमंस को हार्म करता है। ओजोन वाला पॉल्यूटेंट ह्यूमंस को हार्म नहीं करता है, ये चीज याद रखना। ठीक है, अगला हो जाएगा फोटोकेमिकल स्मॉग is formed primarily due to reactions involving sunlight and nitrogen oxides and volatile organic compounds, carbon dioxide and oxygen, hydrogen and nitrogen, sulfur and methane only. So इसका उत्तर हो जाएगा ए। क्योंकि फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है, स्मॉग आप सबने सुना रहेगा ना, स्मोक प्लस फॉग इज स्मॉग। अगर आपने इस चीज को सुना रहेगा तो दैट इज स्मोक प्लस फॉग इज स्मॉग। अब ये जो स्मॉग होता है, ठीक है, ये फोटोकेमिकल स्मॉग कब क्रिएट होता है, जब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, मतलब कोई भी इंडस्ट्री है अगर वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड अगर उस कंपनी से निकल रही है, और वो कंपनी से निकलने वाली ऑक्साइड्स जो हवा के अंदर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो भी एक कंपाउंड ही है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं सनलाइट के देखरेख में, तो उसके वजह से एक नया पॉल्यूटेंट क्रिएट होता है जिसको अपने कहते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। तो ये चीज याद रखना आपने। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, जो चीज मैं अभी तक आप लोगों को समझाते आ रहा हूं ये वही कंटेक्स्ट में है। ठीक है, तो इस चीज को एक बार ध्यान रख लेना। नाउ अगला है कि रिसेंट, अभी कल कल की बात है, द फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट हाईलाइटेड इन द रीसेंट डेवलपमेंट्स इज एसोसिएटेड विद विच रिजर्वायर। रिसेंटली एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट लाया गया जो कि वन ऑफ द इनिशियल था। तो इसको हीराकुंड में लाया गया, बाकरा में लाया गया, ओमकारेश्वर में या तेहरी में। ठीक है, तो इसका उत्तर रहेगा कि इसको ओमकारेश्वर रिजर्वायर में लेके आया गया। अब हीराकुंड रिजर्वायर, इसको याद रखना, ये जो है ना हीराकुंड रिजर्वायर, ये लार्जेस्ट सॉइल डैम ऑफ इंडिया है। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट सॉइल डैम ऑफ इंडिया। ठीक है, भाखरा नंगाल जो है इट इज अ प्रोजेक्ट दैट इज देयर इन वेस्टर्न इंडिया। ऑलराइट, तेहरी भी इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के ऊपर रहता है। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी देयर। ऑलराइट, सो ये एक ये एक ये एक चीज है। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड।
सो फिर इसके बाद जब अपने आगे बढ़े, ठीक है, तो ये चीज आपको आपने देख ही लिया है, ठीक है। सो ये जो है ये सवाल यहाँ पर मीडियम प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस है। अभी इसके आगे जो है मोर 10 क्वेश्चंस ऑफ मीडियम प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस जो है ना, वो आप इसको करेंगे। रिसेंटली यही सब चीजें न्यूज में है, तो एग्जामिनेशन माइंडसेट से यही चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है, और ये पीडीएफ जो है इसका डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, एंड यही पीडीएफ आपको फिर सॉल्व भी करनी है। ऑलराइट, सो दिस इज द आइडिया। नाउ इसके आगे अगर अपने बढ़े तो अब स्टेट लेवल स्टैटिक जीके पे बढ़ते हैं। स्टेट लेवल स्टैटिक जीके में अपने क्या देख रहे हैं कि सबसे आज जो है, आज कौन से स्टेट का देखेंगे अपने, महाराष्ट्र के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट कि भाई महाराष्ट्र जो है ये इसका फॉर्मेशन कब हुआ था। तो अगर आपको याद रहेगा मैंने आपको बताया था जब जब अपन ने आंध्रा स्टेट की बात करी थी, आंध्रा स्टेट के अंदर मैंने आपको बताया था पोट्टी श्रीमल्लू, ठीक है। इनकी जब जान चली गई थी फास्टिंग की वजह से, उस टाइम के बाद एक बहुत बड़ा डिमांड होता था फॉर अ लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया। अब उस चीज के लिए एक कमीशन बनाई गई जिसको कहा गया फजल अली कमीशन। ये फजल अली कमीशन ने कहा था ठीक है भाई, लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया जा सकता है, और उसी के तहत, ठीक है, उसी के तहत जो वन ऑफ द इनिशियल स्टेट्स बनाए गए थे बॉम्बे स्टेट को हटा के ऑन 1 मई 1960, ठीक है। 1 मई 1960 आपको क्या याद आया, गुजरात याद आया, गुजरात स्टेट को बनाया गया था। गुजरात के साथ साथ बॉम्बे, गुजरात को बनाया कैसे गया था, तो बॉम्बे का जो प्रोविंस है ना, बॉम्बे का जो स्टेट था उसको डिवाइड करके दो स्टेट्स बनाए गए थे, गुजराती स्पीकिंग पॉपुलेशन का एंड मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन का। एंड ये दोनों का फाउंडेशन डे जो है it is going to be on 1st May 1960, ठीक है। so this was how the Maharashtra is going to be created। अगले की जब अपने बात करते हैं तो जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का कैपिटल क्या होता है। अब आप सबको पता है many of the people are going to say नागपुर, ठीक है, बहुत से लोग पूना बोलेंगे, बट फाइनेंशियल हब ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो फाइनेंशियल हब जो है इट इज गोइंग टू बी नोन एज द मुंबई। तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र का कैपिटल क्या होने वाला है, मुंबई होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, नागपुर जो है उसको विंटर कैपिटल के तहत अपने कंसिडर करते हैं। अगला जो है, अब यहाँ पे महाराष्ट्र का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है, हिंदी, मराठी, गुजराती, कोंकणी, ठीक है। अब यहाँ पर इट इज वेरी मच इजियरली अंडरस्टैंडेबल कि भाई इसका भाषा क्या रहेगा, मराठी, बिकॉज मराठी पॉपुलेशन जो स्टेट है, मराठी पॉपुलेशन इन दिस पर्टिकुलर स्टेट बहुत ज़्यादा है, एंड उसके वजह से अपने इनको द ऑफिशियल लैंग्वेज इज मराठी। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो यहाँ पर ये एक चीज़ याद रखना कि भारत के संविधान के अंदर एक शेड्यूल है, ठीक है, जिसको अपने कहते हैं 8th शेड्यूल। टोटल भारत के संविधान में 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है, 12 शेड्यूल्स हैं। ओरिजिनली 8 शेड्यूल्स थे, अब 12 शेड्यूल्स हैं। और इन्हीं शेड्यूल्स के अंदर, ठीक है, इन्हीं शेड्यूल्स के अंदर अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इन्हीं शेड्यूल्स के अंदर देयर इज गोइंग टू बी द 8th शेड्यूल, और 8th शेड्यूल के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केटर करती है ना ऑफिशियल लैंग्वेजेस को, वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन शेड्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी वन अनदर थिंग। अगला जो रहेगा, विच एनिमल इज रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट एनिमल ऑफ महाराष्ट्र। क्या वो बंगाल टाइगर है, क्या वो ब्लैक बक है, क्या वो इंडियन जायंट स्क्विरल है, क्या वो गौर है। अब यहाँ पर ये फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है कि इसका महाराष्ट्र का जो स्टेट एनिमल होगा दैट इज गोइंग टू बी इंडियन जायंट स्क्विरल, ठीक है, जिसको लोकली शेकरू भी कहते हैं, और ये महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल भी कहा जाता है। ये कहाँ पर पाया जाता है, वेस्टर्न घाट्स के अंदर पाया जाता है। वेस्टर्न घाट्स जो हैं ये वेस्टर्न साइड माउंटेन्स हैं ऑफ दी महाराष्ट्र, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स ये आपको पता है, वेस्टर्न घाट्स को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र में उसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, फिर अन्नामलाई के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। सो देर आर वेरियस नेम्स ऑफ दी वेस्टर्न घाट्स। अब महाराष्ट्र के अंदर क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे पहाड़ हैं, तो उन पहाड़ों में से सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो कौन से पहाड़ पे, क्या वो महाबलेश्वर पीक है,
क्या वो कसुलबाई है, क्या वो हरिश्चंद्र है, या क्या वो तोरना है? तो सबसे हाईएस्ट पीक इन दी महाराष्ट्र इज गोइंग टू बी व्हाट? कसुलबाई। ठीक है, सबसे हाईएस्ट पीक इज कलसुबाई। ऑलराइट, अब ये कलसुबाई को जो है ना एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है, ये चीज याद रखना। सो कलसुबाई कहाँ पर पाया जा, कलसुबाई के इधर ही कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? कलसुबाई हरिश्चंद्र घाट, हाँ हरिश्चंद्रगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये याद रखना। हरिश्चंद्रगढ़ आपसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मैच द फॉलोइंग करने को बोल देंगे। तो हरिश्चंद्रगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? इट इज इन महाराष्ट्र। अगला जो आपका सवाल बनेगा दैट इज कौन सा सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है जो महाराष्ट्र से गुजरता है? अब ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है। देखो तापी जो है इट इज ओरिजिनेटिंग देयर एंड इट इज ओरिजिनेटिंग इन एमपी, लेकिन वो महाराष्ट्र से भी गुजरता है। वर्धा छोटा नदी है, कृष्णा और गोदावरी भी बड़ा नदी है, लेकिन साउथ का सबसे बड़ा नदी कौन सा है? दैट इज गोदावरी, जिसको दक्षिण गंगा कहते हैं। तो वही सेम चीज महाराष्ट्र, गोदावरी दक्षिण गंगा जो है वो महाराष्ट्र से भी तो गुजरती है। तो इसके लिए अपने उसको क्या कहते हैं? द दक्षिण, मतलब गोदावरी इज गोइंग टू बी देयर। ठीक है, अब अगला जो रहेगा यहाँ पर, बट ये अभी अपने यहाँ से हर एक सेगमेंट में आप कुछ कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको ये पीडीएफ ले लेनी है। अब यहाँ से आगे भी कुछ और सवाल हैं जो इसका महाराष्ट्र का स्टैटिक स्टेट जीके है। तो जैसे आपको मीडियम प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस में 10 सवाल, हाई प्रोबेबिलिटी में 10 सवाल, देन महाराष्ट्र स्टेट जीके में फिर और सवाल, ये आपको पर्सनल लेवल पे पीडीएफ डाउनलोड करके सॉल्व करनी है ताकि आपका भी प्रैक्टिस होते रहे। अगर आपको कोई भी चीज की दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर करें एंड वी विल एड्रेस दैट पर्टिकुलर कमेंट। ठीक है, तो इस सेशन के लिए अपने क्या करेंगे, अपने इतना ही रखेंगे ताकि ये जो बाकी के क्वेश्चंस है इसे आप सॉल्व करेंगे एज अ प्रैक्टिस, ताकि आप अपने एग्जामिनेशन के लिए तैयार रहें, सज्ज रहें और एग्जामिनेशन क्लियर करें। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए एंड हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि यही सब चीज़ें आपकी कंटिन्यूटी में एग्जाम क्लियर करने में मदद करें। सो धन्यवाद, थैंक यू एंड जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स।